नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महर्षि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका शिक्षक, आपका मेंटर संतोष यादव। आज हम महर्षि आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं संविधान और राज्य व्यवस्था की, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की, जो कि यूपीएससी और एसपीएससी के आगे आने वाले एग्जाम्स को ध्यान में रख के चलाई जाएगी। आपको पता हो, नहीं पता है तो भी जान लीजिए, हमारी एक सीरीज पहले से ही चल रही है भूगोल की, ज्योग्राफी की सीरीज हमारी चल रही है। प्लीज़ उसे आप देखिए, इस सीरीज को देखिए। आशा है, हमारी कोशिश है कि ये दोनों सीरीज और हमारे आने वाली आगे जितनी भी क्लासेस चलेंगी, यहाँ पे जितनी भी सीरीज हम लेकर आएंगे सब्जेक्ट की, वो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी सहायता करें, आपके सिलेक्शन में, आपके चयन में काफ़ी योगदान हो उनका। ये हमारी पूरी कोशिश होगी। तो आपसे विनती है कि प्लीज़ इन वीडियोस को आप पूरा देखिएगा, और अगर पसंद आती हैं तो शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि काफ़ी लोगों तक ये वीडियो जा पाए। हमारा भी सपोर्ट होगा और हमारे साथ साथ आपका। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। ठीक है, आज हम इस क्लास में यहाँ पर आए हैं, इतना ये वीडियो हम देख रहे हैं सब इसलिए संविधान और राज्य व्यवस्था। ठीक है, आज जो हम सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो पेपर हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है संविधान और राज्य व्यवस्था। देखिए, अगर हम नॉर्मली देखें, किसी बच्चे से पूछें क्या पढ़ा आपने, तो वो जब सब्जेक्ट की लिस्ट बताएगा तो आपको बोलेगा पॉलिटी। ठीक है, लेकिन जब हम यूपीएससी के सिलेबस को ध्यान से देखते हैं या स्टेट पीसीएस के सिलेबस को हम ध्यान से देखते हैं, तो वहाँ पे हमें दो शब्द मिलते हैं, संविधान और राज्य व्यवस्था। संविधान और राज्य व्यवस्था, इसका मतलब संविधान और राज्य व्यवस्था ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो संविधान और इसके इस एग्जाम को पास करने के लिए हमें इसका एक समग्र अध्ययन करना होगा, हमें इसकी एक समग्र नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, समग्र जानकारी होनी चाहिए, तभी ये एग्जाम हम क्वालिफाई कर पाएंगे, यूपीएससी और पीसीएस के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाएंगे, उन्हें हल कर पाएंगे। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस वीडियो में ये बता सकूं कि संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, और इन दोनों को हमें एक साथ पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो संविधान क्या है? संविधान एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है। कैसा दस्तावेज? कुछ नियमों का, प्रावधानों का, कुछ नियमों एवं प्रावधानों का दस्तावेज है। ये नियम एवं प्रावधान किस बात से जुड़े हुए हैं, किससे रिलेटेड है? ये है शासन से। शासन कैसा शासन? किसी देश का सार्वजनिक शासन कह सकते हैं। ठीक है, संविधान क्या है? संविधान एक दस्तावेज है कुछ नियमों और प्रावधानों का, जिनके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। ठीक है, यह है हमारा संविधान। जैसे सार्वजनिक का मतलब क्या है? सार्वजनिक का मतलब क्या है? सार्वजनिक का मतलब है कि देश की कानून व्यवस्था कैसी होगी, राजनीति देश की कैसी होगी, कैसे हमारे राष्ट्रपति चुने जाएंगे, कैसे हमारे प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, कैसे हमारे अन्य मंत्री चुने जाएंगे, राजनीतिक पार्टियां कैसे बनेंगी, कैसे वो रूल करेंगी। ठीक है, ये किसी व्यक्ति के निजी जीवन से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये पूरे देश से जुड़ा हुआ मामला है, सार्वजनिक है। ठीक है, और क्या कह सकते हैं इसमें? देश की अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारे मुद्दे कैसे हैं? ये सारे मुद्दे सार्वजनिक मुद्दे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इन सब क्षेत्रों से जुड़ता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा पब्लिक पर, सार्वजनिक क्षेत्र पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, काफी लोगों पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, समाज पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए इसे कहा जाता है सार्वजनिक क्षेत्र। तो जो हमारा संविधान है उसमें उन्हीं नियमों को रखा गया है जिससे लोगों के सार्वजनिक जीवन पर प्रभाव पड़ता हो। ठीक है, तो हमारा संविधान क्या है? हमारा संविधान कुछ नियमों एवं प्रावधानों का दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। शासन कैसा? सार्वजनिक शासन।
ठीक है। अब राज्य व्यवस्था क्या है, चलो ये तो ठीक है। संविधान क्या है, संविधान एक बुक है, एक डॉक्यूमेंट है जिसके कुछ नियम हमने लिख दिए, किसी देश का हम शासन चला देंगे। राज्य व्यवस्था क्या है, राज्य व्यवस्था इन्हीं नियमों एवं प्रावधानों का व्यवहारिक रूप है। इन्हीं नियमों एवं प्रावधानों का व्यवहारिक रूप है। देखिए, नियम तो हमारे संविधान में लिख दिए गए हैं, लेकिन जब वो नियम लिख दिए गए हैं और हम उन नियमों को इंप्लीमेंट करते हैं, उन नियमों को लागू करवाते हैं, तो उन्हें लागू करवाने की दशा में, लागू करवाने की स्थिति में, लागू करवाने की दशा में हमें कुछ चीजों की, कुछ संस्थाओं की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो जरूरत कैसे पड़ती है, क्या है वो देखते हैं। तो देखिए, राज्य व्यवस्था का व्यवहारिक रूप है जो कि 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या है वो, एक है संसद का कानून या संसद के कानून, दूसरा है न्यायालय के निर्णय, न्यायालय के निर्णय, और तीसरा इसका जो है वो है संस्थाएं। संस्थाएं, एक मिनट गाइस, माफ करिएगा। ठीक है, हाँ, तो कहा थे हम, व्यवहारिक रूप है, और ये व्यवहारिक रूप किनसे मिलकर बनता है, संसद के कानून से, न्यायालय के निर्णय से और अन्य संस्थाओं से। कैसे, ठीक है, इसे समझने के लिए हम एक चीज देखते हैं। देखिए, हम एक आर्टिकल अभी लेते हैं, कौन सा, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 कई लोगों को पता होगा, ठीक है, इसलिए मैंने आर्टिकल 17 को उठाया है। आर्टिकल क्या है, क्लॉजेस क्या होते हैं, सब क्लॉज क्या है, भाग क्या है, अध्याय क्या है, इन सब बातों पे चर्चा होगी आगे वाली क्लास में। ठीक है, तो आर्टिकल वैसे कुछ नहीं है, आर्टिकल नियम है। तो हमारे संविधान का नियम नंबर 17, आर्टिकल 17, उसमें एक बात लिखी है। वह बात क्या है, वह बात है अस्पृश्यता से जुड़ी हुई। अस्पृश्यता एक, अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। ये कहाँ है, ये हमारे संविधान के आर्टिकल में लिखा हुआ है। हमारे संविधान में यह नियम लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता करता है, सार्वजनिक स्थान पर वह अस्पृश्यता करता है, तो उसे दंड मिलेगा। ठीक है, सार्वजनिक स्थान, राजनीति में कोई अस्पृश्यता कर दे, बाहर समाज में कोई अस्पृश्यता कर रहा है, जॉब में, नौकरियों में, हॉस्पिटल्स में, स्कूलों में, सार्वजनिक स्थानों पर अगर कोई भी अस्पृश्यता कर रहा है तो विधि के अनुसार उसे दंड मिलेगा। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, नियम नंबर 17, आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17। ठीक है, लेकिन कुछ बातों में ये शांत हो जाएगा। जैसे 2 बातों में ये शांत है। अस्पृश्यता है क्या, अस्पृश्यता क्या है, इस बात का वर्णन हमारे संविधान में नहीं है। दूसरा, दंड, अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता कर दे तो उसे दंड क्या मिलेगा, यह बात भी हमारे संविधान में लिखी हुई नहीं है। इन दोनों मामलों में हमारा संविधान क्या है, मौन है। संविधान में ये बात तो आपने लिख दी, ये नियम तो बना दिया, बहुत अच्छा, कि हाँ, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत की भावना रखते हैं, उसके साथ अनटचेबिलिटी करते हैं, अस्पृश्यता करते हैं, तो आपको दंड मिलेगा। लेकिन क्या है ये अस्पृश्यता है क्या, इसकी परिभाषा, कौन कौन से कार्य इसमें आएंगे, इस मामले में हमारा संविधान क्या हो जाएगा, मौन हो जाएगा, हमारा संविधान शांत हो जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति कर देता है तो दंड क्या मिलेगा, यहां पे भी हमारा संविधान शांत है। तो फिर यह नियम लागू कैसे होगा, अगर आपको पता ही ना हो कि हाँ, ये चीज अस्पृश्यता है या नहीं है, आप कैसे वो काम करोगे या नहीं करोगे, पता ही नहीं है आपको, अनजाने में आप करोगे। तो ऐसे में क्या है, संसद सामने आती है, क्योंकि अस्पृश्यता, यह आर्टिकल 17 हमारे मौलिक अधिकार का भाग है। किसका भाग है, मौलिक अधिकार, कि किसी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता नहीं की जाएगी, ये मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को। और ये बात कहां लिखी है, आर्टिकल 35।
अनुच्छेद 35 क्या लिखा है उसमें कि मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद को। तब यहां पे संसद आती है और संसद क्या करती है? कुछ कानूनों को लेके आती है, कुछ अधिनियमों को लेके आती है, कुछ एक्ट को लेके आती है। जैसे चलिए यहां लिख लेते हैं। सबसे पहले आया था अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 1955। इस आर्टिकल को लागू करवाने के लिए यह अधिनियम लेकर आया। कौन लेकर आया? संसद लेकर आई। संसद ने कानून बनाया, बाद में इसी को बदल दिया गया और इसी को कर दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब किया गया था? ये 1976 में। तो वर्तमान में देश में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम नाम का कोई एक्ट नहीं है, कोई कानून नहीं है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम नाम से। ठीक है, लेकिन आया था। इसमें भी वही चीज है, इसमें भी वही चीज है। इसमें बताया गया कि अस्पृश्यता कौन कौन सी चीज होगी, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें हम अस्पृश्यता में रखेंगे, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर देता है तो उस व्यक्ति को क्या दंड मिलेगा। ये दोनों बात कहाँ लिखी है? इसमें लिखी है। अब लोगों को पता चला कि हाँ ये चीज अस्पृश्यता होती है, ये कार्य अस्पृश्यता होता है, हमें ये नहीं करना है। अगर हम ये करेंगे तो दंड मिलेगा। अब ये आर्टिकल लागू हो गया। ठीक है, अब यह आर्टिकल, यह नियम व्यवहार में लागू हो गया। समझ रहे हैं बात को कि संविधान से जुड़े हुए नियमों को जब हम व्यवहार में लागू करते हैं तो उन्हें लागू करने के क्रम में जिन संस्थाओं का योगदान होता है या जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहेंगे? राज व्यवस्था या पॉलिटी। ठीक है, तो संसद किस प्रकार संविधान को लागू करवाती है? कानून बनाकर। तो संविधान में लिखा है, जो नियम है वो संविधान है, लेकिन जब नियमों को हम इंप्लीमेंट करवाते हैं, संसद कानून बना रही है, वो किसका भाग हो जाएगा? वो भाग हो जाएगा राज्य व्यवस्था का। इसी प्रकार है आर्टिकल 19 के न्यायालय के निर्णय। न्यायालय के निर्णय में क्या आता है? दूसरा पार्ट ही था, न्यायालय के निर्णय। इसमें क्या है? ये कैसे हमारे संविधान को लागू करवाता है? ये राज्य व्यवस्था का भाग कैसे है? आप लोगों को एक आर्टिकल पता होगा, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। देखिए, क्लॉज और सब क्लॉज को लेकर आप परेशान मत होइएगा, ये आगे वाले अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा इसे कि कैसे इनका उच्चारण होता है, क्यों ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में एक नियम लिखा है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नागरिक को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, क्या लिखा है? विचार एवं अभिव्यक्ति, ये बात लिखी है। ठीक है, लेकिन प्रेस के द्वारा भी लोग अपने विचारों को दूर तक पहुंचाते हैं, अभिव्यक्ति अपनी करते हैं। तो क्या प्रेस भी आर्टिकल 19 के तहत आएगा? ये बात हमारे संविधान में लिखी हुई नहीं है। इंटरनेट के द्वारा लोग अपने विचारों को पहुंचाते हैं, तो इंटरनेट क्या आर्टिकल 19 के तहत आएगा? क्या वो हमारा मौलिक अधिकार है? ये नहीं है। तब यहां पे न्यायालय आता है। आपने केस सुना होगा, इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस इंडियन यूनियन। एक केस ये हुआ था, तो वहां पर न्यायालय ने बताया कि हाँ, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आता है। हाँ, कुछ लिमिटेशंस हैं उसमें, ठीक है, लेकिन वो भी एक फंडामेंटल राइट है, वो भी अभिव्यक्ति का एक तरीका है। ये किसने कहा? ये कहा न्यायालय ने। तो न्यायालय ने विचार एवं अभिव्यक्ति इस नियम को इंप्लीमेंट करवाया, व्यवहार में इंप्लीमेंट करवाया, व्याख्या करके इसकी। ठीक है, ये राज्य व्यवस्था का भाग बना। और तीसरा इंपॉर्टेंट भाग है संस्थाएं। तीसरा ये भाग है संस्थाएं। संस्थाएं कैसे राज्य व्यवस्था का भाग है? ये कैसे संविधान को इंप्लीमेंट करवाती हैं, संविधान को कैसे लागू करवाती हैं? तो पहले तो ये देखिए, संस्थाएं में तीन होती हैं, तीन प्रकार की संस्थाएं होती हैं। पहली तो होती है संवैधानिक, दूसरी होती है असंवैधानिक, और तीसरी है गैर संवैधानिक।
संवैधानिक, असंवैधानिक और गैर संवैधानिक। संवैधानिक संस्थाएं कौन होती हैं? जिनका उल्लेख संविधान में हो। ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख हमारे संविधान में है वो संवैधानिक संस्थाएं हैं। जैसे आप निर्वाचन आयोग ले लीजिए, इलेक्शन कमीशन, अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324। आप ले लीजिए फाइनेंस कमीशन 280, यूपीएससी ले लीजिए। तो ऐसी जो संस्थाएं हैं जिनका उल्लेख हमारे संविधान में है, सबसे मजबूत संस्थाएं होती हैं वो होती है संवैधानिक। ठीक है, जो भी हमारे संविधान के आर्टिकल्स में लिखी है, हमारे संविधान में लिखी हुई है, जिनका निर्माण उसमें लिखा हुआ है, वो संवैधानिक संस्था है। ठीक है, तो संविधान में लिखी है दैट मीन्स वो चलेंगी, कोई इशू नहीं है। एक होती है असंवैधानिक संस्था। असंवैधानिक वही संस्था होती है जो उल्लेखित नहीं होती और उल्लेखित न होने के साथ साथ संविधान को लागू करने में परेशानी क्रिएट करती है। संविधान इनको मान्यता भी नहीं देता है। जैसे उल्फा है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, उल्फा। कई आतंकवादी संगठन है, कई और नक्सलवादी संगठन है, तो वो तो संविधान में उल्लेखित नहीं होंगे और साथ ही वो संविधान को लागू करने में परेशानी क्रिएट करते हैं, तो संविधान उनकी मान्यता भी नहीं देता, तो वो होती है असंवैधानिक। और तीसरा, तो इनके तो रहेंगे नहीं देश में, ये तो चाहिए ही नहीं, कैंसिल। ठीक है, तीसरी होती है गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक संस्थाओं में भी दो होती हैं, एक होती है सांविधिक और एक होती है कार्यकारी। एक होती है सांविधिक और एक होती है कार्यकारी। ना दिख रहा हो तो प्लीज मैं बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। गैर संवैधानिक में दो संस्थाएं होंगी, एक होगी सांविधिक, दूसरी कार्यकारी। सांविधिक वे संस्थाएं होती हैं जो हमारे संविधान में उल्लेखित तो नहीं है, लेकिन संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संसद के कानून के द्वारा उनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, हमारे संविधान में उन संस्थाओं का उल्लेख नहीं मिलेगा, लेकिन संसद ने संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इन ऐसी संस्थाओं का कानून के द्वारा निर्माण करती है। ठीक है, इसमें कौन सी संस्थाएं आ सकती हैं? इसमें आप ले लीजिए मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और भी कई सारे हैं। ठीक है, दूसरी कौन सी है? कार्यकारी। कार्यकारी वे संस्थाएं होती हैं जो राष्ट्रपति के आदेश से होती हैं। उनके लिए संसद ने कोई कानून नहीं बनाया है, वो हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के आदेश से बनाई गई हैं। कारण क्या है बनाने का? हमारे संविधान को बेहतर तरीके से लागू करवाना, हमारे संविधान के उद्देश्यों को पूरा करना। जैसे नीति आयोग, आप नीति आयोग ले लीजिए। नीति आयोग राष्ट्रपति के आदेश से बनी है। ठीक है, उन्होंने एक ऑर्डर पास करके इससे बनाया है। ठीक है, तो इसीलिए अब देखिए, अगर आप पर क्वेश्चन यह आ जाता कि प्रेस की स्वतंत्रता फंडामेंटल राइट है या नहीं, तो हमारे संविधान में तो ये बात कहीं लिखी नहीं है कि प्रेस फंडामेंटल राइट है या नहीं, मौलिक अधिकार है या नहीं। तो अगर आप सिर्फ संविधान पढ़ लेते, संविधान के सिर्फ आर्टिकल्स को पढ़ लेते, राज्य व्यवस्था के भाग को नहीं देखते, न्यायालय के निर्णय को नहीं देखेंगे, तो शायद आप इस प्रश्न का उत्तर सही तरीके से न दे पाए। अगर अस्पृश्यता पर बात आ जाए कि कौन कौन से कार्य अस्पृश्यता में आते हैं या उसके लिए दंड कौन सा है, आप खाली संविधान पढ़ के चले जाइए, नहीं होगा। या खाली राज्य व्यवस्था पढ़ लीजिए, क्या अस्पृश्यता पे ये आ गया है, ये कानून आया है, न्यायालय ने ये कहा है, या संस्थाएं ऐसे काम करती हैं, आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है उससे रिलेटेड आप मत पढ़िए, तो भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए इनके पिछले साल के आप पेपर्स को देखिए। देखिए, आपके सबसे बेहतर मार्गदर्शक अगर कोई हो सकता है तो वह है पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स। आप उन्हीं को देख के यूपीएससी के फॉर्मेट को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। ठीक है, और उसी के अनुसार आपको अपनी तैयारी करनी है। और जब हम उस फॉर्मेट को देखते हैं, यूपीएससी के सिलेबस को देखते हैं, यूपीएससी के चेंज होते पैटर्न को देखते हैं, तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हमें किसी भी सिलेबस या कोई भी जो हमारा सब्जेक्ट है, कोई भी विषय है, उसका सिर्फ एक तरफा अध्ययन चयन के लिए काफी नहीं है। हमें अपने अध्ययन की जो रणनीति है उसे चेंज करना पड़ेगा, उसे बदलना पड़ेगा। हमें हर विषय का एक समग्र रूप से अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, तो राज्य व्यवस्था आपको बता दी, ये होती है राज्य व्यवस्था। तो ये है हमारा संविधान। नियमों का जो संग्रह है वो संविधान बन जाएगा, और जब हम उन नियमों को इम्प्लीमेंट करवाएंगे
तो उन्हें लागू करते समय, इम्प्लीमेंट करते समय जिन संस्थाओं का या फिर जिस प्रक्रिया से हम गुजरेंगे वो क्या हो जाएगा, प्राथमिक। ठीक है, तो बस आज की कक्षा यहीं तक। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज 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 इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अदरवाइज थंबनेल पे हमारा नंबर है, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं। नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी सेम। ओके, तो गुड डे।